एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ आए हैं और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं आप उसको देख लो। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स कितना एफ। तो 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक पे क्यू चार्ज है और दूसरे पे भी क्यू चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आर बोला है और ये फोर्स कितना लगाएंगे एक दूसरे पर एफ। तो हमें पता है ये कितना हो जाएगा के क्यू एंड क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब कह रहा है द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को ही ये जो दो चार्ज हैं इन दोनों को ही किसी आर डैश डिस्टेंस पे रख दें, हैं तो दोनों क्यू चार्ज ही, लेकिन हमने इनको कहाँ रख दिया आर डैश डिस्टेंस पे। और साथ ही साथ इनके सराउंडिंग का जो मीडियम है उस मीडियम में पहले यहाँ पर या तो एयर था ऐसा मान लो या फिर वैक्यूम था। अभी हमने क्या माना कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का यहाँ पर मीडियम आ गया। उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा एफ डैश मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा स्मॉल के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर और साथ में कैपिटल के। ओके, स्मॉल के और कैपिटल के में फर्क रखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि दे एक्सर्ट द सेम फोर्स, मतलब एफ और एफ डैश दोनों इक्वल हैं, तो मैं एफ को एफ डैश से इक्वल कर देता हूँ। मतलब स्मॉल के क्यू स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डैश स्क्वायर कैपिटल के। ठीक है, हमें क्या चाहिए आर डैश की वैल्यू चाहिए, तो ये और ये कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई के। तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन रूट के। आर अपॉन रूट के मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डायल ऑफ अ क्लॉक एज शोन इन फिगर। इफ द क्लॉक हैज 4 ओनली आर हैंड्स देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट प्लेस एट द सेंटेंस किधर होगा। देखो, क्यू नॉट पर ये जो माइनस क्यू वाला है 9 पर जो रखा है वो इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, है ना। और ये जो 3 वाला है वो रिपल करना चाहेगा, 3 पर जो है 12 वाला रिपल करना चाहेगा और 6 वाला अट्रैक्ट करना चाहेगा। इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा। तो ये नेट फोर्स आया रिजल्टेंट। और ये क्या टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 7:30 बोल सकते हैं इसको, है ना। ये सिंपल था। क्वेश्चन है अ सेमी सर्कुलर रिंग of radius point meter is uniformly charged with a total charge of this, the electric field intensity at the center of the ring। तो सेंटर ऑफ द रिंग पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है, सीधा सीधा याद करो, 2k लैम्डा अपॉन में r। ओके, सबसे पहले लैम्डा की बात कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में लेंथ। ठीक, चार्ज कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁹ और लेंथ सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर। ओके, तो वैल्यू रख दीजिए 1.4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 3.14 और लेंथ क्या होता है, सॉरी रेडियस क्या दिया है हमारे पास 0.5। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा 2k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 1.4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 3.14 इंटू 0.5 और r की वैल्यू भी है 0.5। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आप खुद से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम ट्रू बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर गई तो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही है ये भी, तो ये भी ट्रू है। मतलब कि असर्शन और रीज़न में से दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। और अब हम ये बताने क्या दूसरा वाला जो रीज़न है क्या वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट, हाँ तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइन ऑफ द 2 चार्जेस। देखो Q1 पर फील्ड अंदर की तरफ आ रही है
करेक्ट है, और Q2 पे भी फील्ड क्या है, अंदर की तरफ आ रही है ना। तो अगर हमारा ये चार्ज पॉजिटिव होता, कोई भी चार्ज पॉजिटिव होगा तो उससे फील्ड बाहर जाती है, ओके। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड अंदर की तरफ आएगी। Q1 और Q2 दोनों पे फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, तो सीधा सा मतलब है Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, अ चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक लाइन बोल दिया ना, हाँ ठीक है, तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, इस बात को याद रखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। आगे भी पढ़ लेते हैं, चार्ज पार्टिकल मे मूव अलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स, चार्ज पार्टिकल मे मूव, ओके। थर्ड बोल रहा है अ चार्ज पार्टिकल नेवर मूव्स अलॉन्ग द, तो थर्ड तो गलत हो गया, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स ओनली इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो फोर्स भी गलत है। फर्स्ट और सेकंड को वापस पढ़ के एक बार सोचते हैं, अ चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मे मूव नहीं, जरूरी नहीं है कि मे मूव का वर्डिंग यहाँ पे गलत लग रहा है मुझे, फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है कि शायद मूव कर जाए और शायद ना करे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव करता है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट मूव करता है, लेकिन दोनों ही अलॉन्ग होते हैं। अलॉन्ग का मतलब कि उसी लाइन में होते हैं, उसी के पैरेलल होते हैं, ओके। नेक्स्ट, अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड if F1 and F2 be the force acting on them and A1 A2 be the acceleration respectively, then A1 is equal to A2 होगा। अच्छा, फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई, ठीक है, और ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि हो जाएगा Q इंटू ई। तो अगर A1 इज इक्वल टू A2 है तो इसका मतलब है कि QE अपॉन M फॉर ड्यूट्रॉन और QE अपॉन M फॉर अल्फा इक्वल है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ड्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ड्यूट्रॉन पे कुछ ई चार्ज होता है, ऐसा मान लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मास एम मान लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम अल्फा को माने कि अल्फा देखें तो अल्फा पे 2 ई चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और मास होता है 4m, है ना। तो यहाँ तो हीलियम का 2m होगा ना, नहीं, तो यहाँ पे 2m कर दो ताकि यहाँ 4m हो जाए। वो ड्यूट्रॉन पे 2m होता है ना, 3 होते हैं ना, प्रोटॉन होता है 1h1 और ड्यूट्रॉन होता है 1h2 और टाइट्रॉन होता है 1h3, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो पहला है वो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको कट कर देंगे तो ये होगा, तो हाँ A1 A2 इक्वल हो जाएंगे। फोर्स विल बी सेम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, फोर्स कैसे सेम हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भले सेम हो लेकिन चार्ज अलग है, इसकी वजह से फोर्स अलग हुआ, ओके। तो assertion इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आओ, 2 infinitely long parallel wire having linear charge density λ1 λ2 respectively are placed at distance r. The force per unit length on either wire will be. तो सीधा सीधा एक तरीके से फॉर्मूला ही पूछ दिया है ना, कि 2 पैरेलल वायर्स हैं और दोनों पैरेलल वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, इसका जो लैम्डा है मतलब चार्ज डेंसिटी वो λ1 है, इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है, तो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 2K λ1 λ2 बाई r, ठीक है, बहुत सिंपल था, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, 2 चार्जेस 9e एंड 3e आर प्लेस्ड एट सेपरेशन r, तो एक 9e रखा है और एक 3e रखा है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, r है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, वो पॉइंट बताना है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि हम कहीं बीच में जाते हैं, यहाँ जहाँ पर हम x मान लेते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ओके, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 9e की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बाहर की तरफ होगी और इसकी वजह से भी बाहर होगी, तो यहीं पर ही आपको अपोजिट साइन दिख रहा है, तो यहीं पर हम फील्ड को 0 कर सकते हैं। अब x पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 9e की वजह से क्या होगा, k
9e अपॉन में एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वल होगा 3e वाले की वजह से, तभी तो इक्वल होके 0 होगा। तो हमने लिख दिया k 3e अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, तो यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर 1r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमें मिलेगा √3 क्रॉस मल्टीप्लाई r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो हमने √3r यहीं छोड़ा, x इधर ऑलरेडी था, प्लस √3x इधर ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई √3r अपॉन में 1 प्लस √3। ये हमारा रिजल्ट हुआ कहाँ से, फ्रॉम 9e। फ्रॉम 9e √3r 1 प्लस √3, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अ पॉइंट चार्ज Q1 exerts a force F अपॉन अनदर चार्ज Q2। तो अगर कोई फोर्स F लग रहा है Q1 Q2 के बीच में, तो वो होगा K Q1 Q2 अपॉन में उनके बीच का कोई डिस्टेंस होगा r स्क्वायर। इफ अ थर्ड चार्ज Q3 बी प्लेस्ड क्वाइट क्लोज टू Q2, अच्छा, देन द फोर्स दैट चार्ज Q1 exert on Q2 विल बी, एक सेकेंड, Q1 Q2 दोनों रखे थे, Q3 को कहीं रख दिया गया है, तो उसकी वजह से Q1 Q2 के फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा वो। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सबका अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स होता है, इंडिविजुअल फील्ड होता है। अब लास्ट में हम लोग एक कर लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, 2 डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 अबाउट दियर रिस्पेक्टिव एक्सिस, और एक्सिस क्या है, नॉर्मल टू द डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर, रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ω1 ω2 आर बॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस। तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना, 4 बातों के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट कहता है, डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई टू दिस सिचुएशन। अगर ऐसा है तो क्यों। देखो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, तो मैं तुमको पूरा लिख के बताता हूँ, तुमको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये समझो। तो जो पहला क्वेश्चन है ए, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ होल्ड करेगा, अगर करेगा तो क्यों। तो हम लिखेंगे, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, दो ही फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, बोथ आर पासिंग थ्रू द, जैसे लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें इस तरीके से ही लिख के आपको एग्जाम में दिखानी है, थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हेंस प्रोड्यूस नो टॉर्क, इनकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, एज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, the law of conservation of angular momentum is applicable। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख के दिखाएंगे पूरा। चलिए बी क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ 2 डिस्क ऑफ द सिस्टम। हमें बताना है कि अगर ω1 ω2 से दोनों मूव कर रहे थे, है ना, और जब दोनों को एक साथ फेस टू फेस रखा गया तो फाइनल ओमेगा उनका क्या हो गया। देखिए, एज एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है ना, तो बाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले I1 ω1 है ना, प्लस दूसरा डिस्क I2 ω2, ये इनिशियली था एंगुलर मोमेंटम, फाइनल क्या हो गया, दोनों को एक साथ रख दिया गया तो I1 प्लस I2, और दोनों का जो ओमेगा हो गया कॉमन, वो ओमेगा हुआ। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी
I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 टोटल अपॉन I1 प्लस I2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ रखा गया है तो हमें एक कॉमन ओमेगा मिल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस तो होना है। उसके लिए पहले हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये क्या होगा, तो पहले था हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 एक मिनट ओमेगा 2 स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, तो फाइनल हो गया हाफ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 प्लस I2 और टोटल ओमेगा है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्योंकि हम लोग को पता है, अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ I1 प्लस I2 और अभी ओमेगा हमने क्या निकाला, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 टोटल अपॉन I1 प्लस I2, तो इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो तो I1 प्लस I2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, क्या ऊपर बचेगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, और एक I1 प्लस I2 से एक I1 प्लस I2 कैंसिल होगा, तो बचेगा 2 टाइम्स I1 प्लस I2। ये बचेगा हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये चेंज आएगा। ओके, कितना, तो काइनेटिक फाइनल अभी हमने क्या निकाला, I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 होल स्क्वायर टोटल अपॉन 2 I1 प्लस I2। इसमें से माइनस होगा इनिशियल। इनिशियल क्या था हमारे पास, अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो था I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर टोटल अपॉन 2। इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं ना, मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना होगा और एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा, तो मैं जो रिजल्ट आ रहा है वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस I1 I2 अपॉन 2 टाइम्स, देखो इस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत है नहीं, आप चाहो तो एक दो स्टेप और बढ़ा करके आप सीधा रिजल्ट लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो आप डायरेक्ट भी आप भी रिजल्ट लिख सकते हो अगर आपको रिजल्ट याद है तो, अदरवाइज सॉल्व करना पड़ेगा। निगेटिव सोज, आप ऐसे बताओगे हियर नेगेटिव साइन सोज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ नेगेटिव ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो सी पॉइंट भी हो गया। डी क्या है, अकाउंट फॉर दिस लॉस। चलो ये लॉस कहाँ गया, बहुत सिंपल सी बात है, तो डी पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, ऐसे लिखेंगे, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज dissipated in the form of heat, in the form of heat, because work is done। देखो थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। और अगर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा तो आपको डिटेल डालना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को कहीं भी मार्क्स काटने का मौका ना मिले। ठीक है, तो आप ये लिख दो अच्छे से, दिस लॉस इज इंटरनल, दिस लॉस इज इंटरनल एंड एंगुलर मोमेंटम of the system remains conserved। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप बोलिएगा।
ठीक है, इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस कराता जाऊँगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।